Hello students, today we will discuss about the chemical kinetics of class 12th. So as you have already done in the thermodynamics that we have delta G factor which is known as free energy change. This delta G tells about the feasibility of the reaction. कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन हो सकती है. अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, देन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. अगर डेल्टा जी ज़ीरो है तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो मतलब जितनी वो फॉरवर्ड जा रही है उतनी ही वो बैकवर्ड जा रही है. ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं फिजिबल, बट रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है दैट इज स्टडीड इन द केमिकल काइनेटिक्स. सो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स या विच डिस्कस about the rate of reaction, the speed with which the reactant is converted into the product. Clear? So next is, what is, we have different type of reactions. Like कुछ जो होती हैं वो बहुत slow reactions होती हैं जिनको होने में काफ़ी सारे साल लग जाते हैं. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करें, एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा होने में, रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, और वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें, तो ऐसी रिएक्शन की स्पीड जो फाइंड आउट करना दैट इज़ नॉट फेजिबल. इन ऐसी रिएक्शंस की स्पीड को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हैं. कुछ रिएक्शंस होती हैं जो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस की भी स्पीड को फाइंड आउट करना दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. लाइक इसमें हम बात करते हैं आयनिक रिएक्शंस की, जिसमें आयंस जो है वो फटाफट से ही एक्सचेंज हो जाते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. तो ऐसी रिएक्शंस की स्पीड को भी स्टडी करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. नेक्स्ट इज मॉडरेट स्पीड. कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसकी स्पीड जो है मॉडरेट होती है, उन रिएक्शंस के का हम रेट फाइंड आउट करते हैं, उन रिएक्शंस की हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ द sugar, it will form glucose and fructose. So this is the example of reaction having a moderate speed. We can also take the example of हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है, डिकम्पोजिशन होता है, इसको डिकम्पोज किया जाता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन. सो दीज आर द मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस. तो जो स्पीड है या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम किन रिएक्शंस का फाइंड आउट करते हैं, जिनकी स्पीड मॉडरेट है. जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है उसका भी हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, और जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है उनका भी हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते. गॉट इट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज, actually I am talking about rate of the reaction. So basically what is rate of reaction, इसकी definition क्या है, ये basically है क्या. rate of the reaction मतलब change in concentration, speed है with which the reactants with which the reactants are converted into product in given time or in a unit time लिख सकते हो आप. ठीक है, और क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन की और डेफिनेशन क्या है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज per unit time. So both the definitions are correct. कि किस स्पीड से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसको हम रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं विद इन ए गिवन टाइम इंटरवल. सो दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन. इट इज बेसिकली रिटन एज R इज कन्वर्टेड इनटू P, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो इसका जब हमने रेट लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन with respect to reactants. It is written as delta, that is which represents the small change of the concentration of R with time.
and we will put negative sign here. Negative sign shows that the concentration of reactant decreasing with the time. So minus delta square bracket start R divided by delta T. Square brackets represents the concentration term. तो concentration of R ऐसे बोलेंगे हम. Next is rate of the reaction. अगर हमें find out करना है with respect to product, तो वो कैसे find out होगा? Is equals to delta concentration of P divided by डेल्टा टी. तो यहाँ पे हम पॉजिटिव यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, बिकॉज प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है. क्लियर? और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है. दैट इज वाई वी आर पुटिंग नेगेटिव साइन हियर. अदरवाइज इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर नॉट यूजिंग नेगेटिव साइन एट ऑल. क्लियर? सो नेक्स्ट, now if I am taking example, this is the chemical equation. ठीक है, तो हम लिखेंगे rate of the reaction, change in concentration या disappearance in the concentration of A with time is equals to rate of decrease in the concentration of B with time is equals to rate of appearance of concentration of C with time. तो rate of reaction ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, माइनस डेल्टा A ओवर डेल्टा T इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा B ओवर डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा C ओवर डेल्टा T. क्लियर? If we have equation having stoichiometric coefficients, let's see. So we have a chemical equation with stoichiometric coefficients. तो इस केस में हम कैसे लिखेंगे? इस केस में लिखा जाएगा, ये जो stoichiometric coefficient है इसको आगे लिखोगे 1/2 माइनस rate of disappearance of A with time is equals to -1/3. चाहे माइनस आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, एक ही बात है. माइनस यहाँ पे लिखो चाहे आगे लिखो, बेसिकली ये है मल्टीप्लाई यहाँ पे. क्लियर? नेगेटिव साइन आप आगे ही लिख लो. ठीक, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/2 रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ C. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन वी आर नॉट यूजिंग. क्लियर? तो द इक्वेशन विच इज हैविंग स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उस केस में हम रिएक्शन रेट या रेट ऑफ द रिएक्शन इस फॉर्म में लिखते हैं. अदरवाइज अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं है तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, रिएक्शन उतनी ही फास्ट चलेगी. स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. एज द टाइम पासेस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग. सो concentration of reactant should be more, then rate of reaction will be high, ज़्यादा होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर? मोर द टेम्परेचर फास्टर विल बी द रिएक्शन. More the temperature, faster will be the reaction. Every 10 degree rise in temperature doubles the rate of the reaction. अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर देंगे तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. वाई इज इट सो? बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है कोलिजन की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है. रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो कोलाइड करना स्टार्ट कर देती हैं. जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उसकी इफेक्टिव कोलिजन की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी. लार्जर द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, मोर विल बी द प्रोडक्ट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. What is catalyst? Basically catalyst is the substance which speed up the reaction.
हमारे पास कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है और नेगेटिव जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करता है। और नेगेटिव कैटलिस्ट आर ऑल्सो नोन एज इनहिबिटर्स भी हम उसको बोल देते हैं। क्लियर? सो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेसिकली सनलाइट जो है इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी in the form of light to the reactant, energy in form of light to reactant। ठीक है, तो एनर्जी अगर प्रोवाइड कर रहा है, जब रिएक्टेंट्स को एनर्जी मिलेगी देन दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर एंड दे विल कोलाइड। इफ द इफेक्टिव कोलिजन टेक्स प्लेस देन द प्रोडक्ट विल फॉर्म। सो जितनी उनके पास एनर्जी होगी उतनी इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। Next is surface area. Larger the surface area, more will be the rate of reaction. जितना ज़्यादा surface area होगा उतना ही हमारे पास reaction rate ज़्यादा होगा। Clear? So next is डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन द कंसंट्रेशन। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, इंक्रीज। हियर वी हैव जीरो, तो प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? समझ आ गया? सो दिस इज द टाइम एंड दिस इज द कंसंट्रेशन। ये किसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट्स की, जो टाइम के साथ कम हो रही है, और ये है प्रोडक्ट्स जिनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। क्लियर? सो इट मीन्स टाइम और कंसंट्रेशन का रिलेशन है। जैसे जैसे टाइम पास करेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? सो द रिलेशन विच शोज which define this is given by the law of mass action. What is law of mass action? At a given temperature, rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reacting species raised to power of their stoichiometric coefficients. Let's take an example. Let's suppose we have this equation. Clear? So according to law of mass action, rate of the reaction या reaction rate भी बोल सकते हो आप, is directly proportional to the product मतलब multiply की हम बात कर रहे हैं, the product of the reacting species यहाँ पे कौन सी है, A, B and C, ये आपस में रिएक्ट कर रही हैं। So this is the product of the reacting species raised to power their stoichiometric coefficient. So this is the stoichiometric coefficient, तो इसको हम क्या कर देंगे, raised to power. Clear? So this is the law of mass action. Clear? आगे हम लिख सकते हैं reaction rate is equals to, proportionality का साइन हटा के हम यहाँ पे proportionality constant लगाएंगे K, which is also known as, जिसको हम और क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट और रिएक्शन रेट कांस्टेंट। क्लियर? नाउ वी हैव टू डिफाइन दिस के को हमने डिफाइन करना है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज रिएक्शन रेट कांस्टेंट, व्हाट इज रेट कांस्टेंट। क्लियर? सो इफ वी टुक द कंसंट्रेशन ऑफ all the reacting species is equals to 1 mole per liter, अगर हम सबकी कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू के, ठीक है, यहाँ पे सबको 1 पुट कर दोगे तो रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू के। सो नाउ डिफाइन दिस रिएक्शन रेट कांस्टेंट। रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज द रिएक्शन रेट व्हेन द concentration of reacting species taken as unity. Clear? I repeat it. What is reaction rate constant? Reaction rate constant is at a given temperature is the reaction rate or the rate of the reaction when, कब,
when the concentration of reacting species is equal to 1 or taken as unity or 1 mole per liter. Clear? So next is rate law. हमने अभी क्या पढ़ा था? Law of mass action, which is a theoretical concept which gives the theoretical explanation कि जो rate of the reaction है या reaction rate है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? To the product of the molar concentration of the reacting species. But experimentally ये देखा गया कि जो rate of the reaction या reaction rate हम law of mass action से निकाल रहे हैं वो equal नहीं आ रहा as experimentally. क्लियर? दैट कंसेप्ट इज ओनली फॉर द सिंगल स्टेप रिएक्शंस. जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं या जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उसमें जो हम रिएक्शन रेट फाइंड आउट कर रहे हैं वो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा. सो फॉर द मल्टी स्टेप रिएक्शंस, फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देयर इज अनदर लॉ दैट इज नोन एज रेट लॉ. उसको रेट लॉ कहा गया. क्लियर? आपको मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ. वी हैव एन एग्जाम्पल दैट इज NO2 प्लस F2 गिव राइज टू 2NO2F. इसको हम बैलेंस कर लेंगे. क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लॉ या रिएक्शन रेट फाइंड आउट करें तो ये क्या होगा? NO2 रेज टू पावर 2F2. यही है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन रेट. बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन रेट फाइंड आउट करना चाहा तो ये क्या आया? दिस. इट मीन्स इसकी रेज टू पावर 2 नहीं थी एक्सपेरिमेंटली जब हमने फाइंड आउट किया. क्लियर? ओके. सो एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन रेट अलग था बट थ्योरेटिकली विच इज गिवन बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन वो डिफरेंट था. तो इस कंट्राडिक्शन को रिमूव करने के लिए वी हैव अ रेट लॉ विच इज यूज्ड फॉर द complex reactions which took place in the number of steps. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप है. मान लो कोई रिएक्शन है जो 3 या 4 स्टेप्स में हो रही है या 2 या 3 स्टेप्स में हो रही है. ठीक है? फर्स्ट स्टेप मान लो फास्ट स्टेप है, सेकंड स्लो स्टेप है. तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट को डिटर्मिन करेगा. क्लियर? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ. क्लियर है? So according to rate law, the definition is expression which describe the reaction rate in terms of molar concentration of the reactant as determined experimentally. Experimentally जो है कौन सी concentration, कौन सी molar concentration यूज़ हो रही है, कितनी molar concentration यूज़ हो रही है reaction rate find out करने के लिए, वो हमें कौन बताता है? रेट लॉ बताता है. ठीक है? एंड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इज अ स्लोएस्ट स्टेप. तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास ये आ रहा था रिएक्शन रेट, बट एक्सपेरिमेंटली हम ये फाइंड आउट कर रहे थे. बट नाउ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अब हम देखते हैं. दिस रिएक्शन टुक प्लेस इन द 2 स्टेप्स. 2 स्टेप्स में होती है. फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? NO2 प्लस F2 गिव राइज टू NO2F प्लस F. So this is the fast step basically. ये step fast है. NO2 plus F give rise to NO2F. ये step. So this is NO2 plus F2 is a slow step which give rise to this product, and second step is a fast step. तो जो rate determining step है वो slow step है. तो इसके according हमारे पास rate of the reaction आ गया ये, which is experimentally true. So rate law is experimental method, but the law of mass action is a theoretically, and it is given law of mass action is used for the single step reactions and rate law is used for the multi step reactions to find the rate of the reaction. Next topic is order of the reaction. What is order of the reaction? It is the sum of the coefficients of reacting species that are involved in the rate equation of the rate law. It means order of the reaction में हमारे पास practical concept है, experimental concept है, theoretical नहीं है. इसमें क्या है? rate law की बात हो रही है. Rate law is used for the experimental method और experimental purposes. हमने यहाँ पे देखो ये equation लिखी हुई है. आप यहाँ से start करो समझना. यहाँ पे हमने ये equation लिखी है and these are the stoichiometric coefficients.
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रिएक्शन रेट है वो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू पावर ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहे एक्चुअल में प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली यूज हो रही है चाहे नहीं यूज हो रहे, बट रेज टू पावर ऑफ दो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो बैलेंसिंग के लिए हम यूज करते हैं। बट एक्सपेरिमेंटली मान लो कि हमारे पास ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यूज नहीं हो रहे, बट ए की कुछ अमाउंट, बी की कुछ अमाउंट, सी की कुछ अमाउंट हमारे पास यूज हो रही है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो वो हमने यहाँ पे रेज टू पावर लिख दिया है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ठीक है, सो रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर पी, बी रेज टू पावर क्यू, सी रेज टू पावर आर। सो जो ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर होगा? P प्लस Q प्लस R। इट मीन्स इट इज द टर्म्स रेज टू पावर ऑफ द मोलर concentration of the reacting species given by the rate law। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली अ एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी हम जो निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंटली ही निकलेगा। क्लियर? आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स सी H2O2 गिव राइज टू H2O प्लस O2 मान लो, और हाफ ऑफ द ऑक्सीजन, हाँ हाफ ऑफ O2 ऐसे मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H2O2 के रेज टू पावर 1। तो इट मीन्स रेज टू पावर 1 जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा? 1। ठीक है, as we were doing the order of the reaction, what is the order of the reaction? ये हमने कर लिया। So next is we have different type of reactions having different orders. First is first order reaction, second order reaction, third order reaction, then we will do zero order reaction and the fractional order reaction. First order reaction is that reaction in which the rate of the reaction depends upon the concentration of वन रिएक्टिंग स्पीशीज। सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन के ऊपर जिसका रेट डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से अगर आप रेट ऑफ द इक्वेशन लिखो या रेट इक्वेशन या रेट लॉ लिखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2, तो इसके ऊपर 1 ही आएगा, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। क्लियर? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the two reacting species के ऊपर डिपेंड करें। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास? रेट ऑफ द इक्वेशन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HI द स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर इस केस में हम देखें तो वी हैव 2 रिएक्टेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO C2H5 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो यहाँ पे 1 प्लस 2, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। थर्ड ऑर्डर में सेम रेट ऑफ द रिएक्शन जो है इज डिपेंड्स अपॉन दी 3 रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही है 2 और 1। तो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन होएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 2, O2 रेज टू पावर 1, तो आंसर टोटल आ गया 3। सो दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। So next we have the zero order reaction. Zero order reaction in which the rate of the reaction is independent of the concentration of the reacting species. Clear? It means इसमें जो rate of the reaction है वो concentration reacting species की concentration के ऊपर depend नहीं करता। It is basically heterogeneous catalytic reactions. If I take the example, so here we have ammonia. Ammonia को जब हम break down करते हैं in presence of platinum catalyst, तो basically ये catalytic reactions होती हैं। It will give nitrogen and हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्लैटिनम इज अ मेटल, प्लैटिनम मेटल के ऊपर हम अमोनिया गैस को जो है वो स्प्रेड आउट करेंगे। अब जितना सरफेस है प्लैटिनम मेटल का, जितना हमने एरिया लिया है प्लैटिनम मेटल का,
उसके ऊपर सारी के ऊपर क्या आ गया, अमोनिया एड्जॉर्ब हो गया। अब चाहे आप कंसंट्रेशन, आप रिएक्शन कंडीशंस कितनी मर्जी चेंज करी जाओ, चाहे आप अमोनिया कितना मर्जी उसके ऊपर और डाली जाओ, बट जो रिएक्शन है वो अब अमोनिया की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बिकॉज जितना हमारे पास कैटालिस्ट का सरफेस एरिया है उसके ऊपर जितना अमोनिया आ गया, उसके फर्दर एडिशन करने पे, अमोनिया एडिशन करने पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वेरी नहीं करता। क्लियर? सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वही है जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। क्लियर? तो यहाँ पे भी हमने यही एग्जांपल ली है कि हमारे पास कोई कैटलिस्ट है जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है किसी रिएक्शन के लिए, तो अगर हमारे पास जितनी ज़्यादा सरफेस है उतना ही हम मटेरियल को उसके ऊपर एड्जॉर्ब करवा सकते हैं। एड्जॉर्प्शन होने के बाद अब सारी की सारी मेटल कवर हो चुकी है, ठीक है। अब आप अमोनिया चाहे जितना मर्जी इंट्रोड्यूस करी जाओ तो इट विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, इट विल, मतलब हम ये बात कहेंगे कि यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, कंसंट्रेशन जो है वो वेरी नहीं करेगी। अमोनिया जो है इसके ऊपर और ज़्यादा हम नहीं डाल सकते बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्पेस। क्लियर? सो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सो इट इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो वी हैव सम फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शंस जिसमें जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन नंबर में आता है। लाइक वी हैव एग्जांपल्स H2 + Br2 टू गिव 2 HBr। रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, H2 Br2, H2 raised to power 1 एंड Br2 raised to power half। ये ऐसा क्यों आता है, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जब होता है, लाइक व्हेन वी हैव अ नंबर ऑफ रिएक्शंस इन नंबर ऑफ स्टेप्स, तो ऐसे जो है फ्रैक्शन ऑर्डर्स आते हैं रिएक्शन के। क्लियर? सो हियर वी हैव 1 + 1/2 ऑर्डर आ गया हमारे पास 3/2। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 + 1/2 5/2। ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल है CO + Cl2 गिव राइज टू CuCl2, CO raised to power 2, Cl2 raised to power half। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी 5/2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 5/2 है। क्लियर? सो ऑर्डर इज क्लियर। ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट रिएक्शंस आर हैविंग डिफरेंट ऑर्डर्स, फर्स्ट, सेकेंड, जीरो एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस को लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार एग्जाम्स में सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है और एग्जाम्पल पूछी जाती है, व्हाट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर एंड गिव वन एग्जाम्पल। क्लियर? Next we will study about the units of rate constant, that is K, for different order reactions. Clear? As we know, rate of the reaction is equals to K into concentration of a reacting species. अगर जीरो ऑर्डर है तो A raised to power 0, अगर 1 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है तो A raised to power 1, अगर 2 ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है तो A raised to power 2। Clear? So we have rate of reaction is equals to K और concentration of reacting species, आप ऐसे लिख लो, into concentration of reacting species। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, यूनिट्स निकालनी है K की अलग अलग ऑर्डर के लिए। ठीक है। तो हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास है रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A raised to power 1। यही होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन की जो यूनिट्स हैं वो क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू K, और कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं, मोल पर लीटर। ठीक है। मोल पर लीटर के साथ मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, K की वैल्यू क्या आ गई, पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द यूनिट ऑफ दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब अपने सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना है। सेकेंड ऑर्डर के लिए कैसे निकालोगे, सेम, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू K A raised to power 2। ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास दोबारा से मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू के मोल पर लीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब के इस साइड रख लो, इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक बार ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, पर मोल लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट्स ऑफ के और रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी ऐसे निकालोगे, जीरो ऑर्डर के लिए भी ऐसे निकालोगे। जीरो ऑर्डर के लिए मैं निकाल के दिखा देती हूँ, थर्ड ऑर्डर के लिए आप खुद से करोगे। जीरो ऑर्डर के लिए हम फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर ज़ीरो, मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से लिखोगे मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर ज़ीरो इज 1, तो इट मीन्स के की वैल्यूज जो के की यूनिट्स हैं वो क्या आ जाएंगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है, फाइन। सो ऐसे आप अलग अलग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फ्रिक्शन ऑर्डर के लिए आ जाता है 3/2 ऑर्डर रिएक्शन का, उसके लिए आप के की वैल्यू निकालो, तब भी सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ये के की वैल्यू है, ठीक है, इससे आप ऑर्डर फाइंड आउट करो, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर क्या होगा। आप यूनिट्स को देख के ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यूनिट्स याद है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट्स क्या थी, जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट्स क्या थी, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या थी। ठीक है, सो लीटर पर मोल पर सेकंड किसके लिए थी, सेकंड ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी सेकंड। पर सेकंड किसके लिए थी, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ये रिएक्शन जो है वो कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कई बार ये होता है कि हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन गिवन होता है और हमें फाइंड आउट करना होता है ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन R is directly proportional to A raised to power n। अगर हमारे पास A की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाए, concentration of A becomes 3 times, then rate of the reaction 27 टाइम्स हो गया। ठीक है, तब आप ऑर्डर फाइंड आउट करो, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आपको ये फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन पहले ए रेज़ टू पावर n था, या आपने क्या किया कि हमारे पास कोई रिएक्टिंग स्पीशीज है A, उसकी हमने कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी और उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना हो गया, 27 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर निकालो। अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर n। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया, 27 टाइम्स, मतलब 27R हो गया। कब हुआ 27, जब हमारे पास A की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 3 टाइम्स, मतलब 3A रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, डिवाइड कर दो सेकेंड को फर्स्ट के साथ, 27R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू, अब आप इक्वल्स टू लगा लो, है ना, ऊपर भी किया आ जाएगा नीचे भी किया आ जाएगा, फिर हमारे पास आ गया 3A रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय A रेज़ टू पावर n। ठीक है जी, तो ये हो गया 27 इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब आप कैसे करोगे, 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर n, बेस सेम हो गया तो पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल, n की वैल्यू आ गई 3, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज थर्ड। ठीक है,
आई रिपीट दिस क्वेश्चन। आपके पास क्या है, कोई रिएक्टिंग स्पीशीज है, ठीक है। अगर आप उसकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाता है, 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है। व्हाट वी विल डू, एज वी नो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाली इक्वेशन लिख ली, ये जर्नल इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद सेकंड हमने जो हमारे न्यूमेरिकल की जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड इक्वेशन बना ली कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो 27 टाइम्स हो गया जब कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी होगी, 3 टाइम्स। तो ये लिख लिया हमने 27 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ए होगी, 3A। फिर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दिया, आपके पास ये वाला चीज़ आ जाएगी। देखो आर के साथ आर कैंसिल हो गया, के साथ के कैंसिल हो गया, ए रेज टू पावर एन के साथ ए रेज टू पावर एन कैंसिल हो गया, 3n बच गया, ठीक है। अब ये मैथमेटिकल टर्म्स है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं दे कैन लर्न इट और दे कैन हैव नो डाउट्स ओवर देयर। क्लियर? Next is molecularity. What is molecularity basically? The number of reacting species which collide simultaneously. Number of reacting species which collide साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक टाइम पे कितने रिएक्टिंग स्पीशीज एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं टू गिव अ प्रोडक्ट इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी, उसको मॉलिक्यूलैरिटी बोला जाता है, ठीक है। जो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस? एलिमेंट्री रिएक्शंस मीन्स which cover in a one step, which take place in a single step, जो single step में reactions हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं elementary reactions। और complex reactions वो होती हैं जो number of steps में हो, उनको बोलते हैं हम complex reactions। Clear? In case of elementary reactions, जो reacting species होते हैं वो कितने होंगे, 1, 2, 3 मैक्सिमम, ठीक है। जब हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज मोर देन 3 हो जाते हैं तो वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाती है और जो रिएक्शन है वो स्टेप्स में टेक्स प्लेस करती है। क्लियर? एक टाइम के ऊपर 3 से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइड करें साइमल्टेनियसली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है कि कितने रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं टू गिव द प्रोडक्ट्स। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी 1, 2 और 3 आ सकती है, 3 से ऊपर नहीं होगी। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब 3 से ऊपर हो गया मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज 3 से ज़्यादा है देन द रिएक्शन विल बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन है वो स्टेप्स में होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हर स्टेप की अपनी कोई मॉलिक्यूलैरिटी होगी बट ओवरऑल जब हम सारे स्टेप्स को एड अप करेंगे देन मॉलिक्यूलैरिटी विल बी 0 इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो स्टेप्स की जो है आपस में एड ऑन नहीं होती है। क्लियर? समझ आया? सो हियर अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, रिएक्टिंग स्पीशीज 1, 2, 3 तक तो मॉलिक्यूलैरिटी ठीक है, जो सिंगल स्टेप में रिएक्शंस हो रही हैं उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन जो है साइमल्टेनियस कोलिजन वो होगा, वो मैक्सिमम होगा 1, 2, 3 तक। जब हम 3 से ऊपर चले जाते हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज 3 से ज़्यादा हो जाती हैं, देन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन साइमल्टेनियस कोलिजन वो डिक्रीज हो जाता है, इस करके मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो भी कम हो जाती है। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी 3 तक ही जाती है। क्लियर? समझ आ गया? सो नेक्स्ट इज, अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शन की ही बात करें तो वी हैव दिस, आप ये एग्जांपल ले लो, 2HI गिव राइज टू H2I2। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स HI के कंबाइन कर रहे हैं तो गिव H2I2। सो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 2, ठीक है। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, NH4 and
2 N2 प्लस वाटर, बैलेंस आप कर लेना। तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल की ही बात हो रही है, तो रिएक्टिंग स्पीशीज कितने हैं 1, तो मॉलिक्युलैरिटी भी क्या होगी हमारे पास, समझ आ गई। सो दिस इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, है ना। ठीक, तो अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेते हैं तो वो रिएक्शन किस स्टेप्स में होगी और उसकी मॉलिक्युलैरिटी क्या आएगी, 0 और नील, वी कैन से, उसकी कोई भी मॉलिक्युलैरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो 0 हो सकता है, बट मॉलिक्युलैरिटी जो है वो 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज अगर मॉलिक्युलैरिटी 0 होने का मतलब क्या है कि जो साइमल्टेनियस कोलिजन ही नहीं हो रहा, रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड ही नहीं कर रही। जब रिएक्टिंग स्पीशीज से कोलाइड नहीं करेंगी तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। ठीक है, हाँ, जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो हर एक स्टेप की अपनी मॉलिक्युलैरिटी तो है, बट ओवरऑल वो नील या 0 हो जाती है। क्लियर, तो उसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो मॉलिक्युलैरिटी नेवर बी 0, बट ऑर्डर कैन बी 0। ऑर्डर 0 हो सकता है किसी भी रिएक्शन का, बट मॉलिक्युलैरिटी 0 नहीं हो सकती। मॉलिक्युलैरिटी नेगेटिव में भी नहीं हो सकती, ऑर्डर जो है वो नेगेटिव में भी हो सकता है। क्लियर, वाई इज इट सो, मॉलिक्युलैरिटी नेगेटिव में होने का क्या मतलब है, रिएक्टिंग स्पीशीज 1 है वो 1 से कंबाइन कर सकती हैं, 2 रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो 2 से कंबाइन कर सकती हैं। ठीक है, तो मतलब स्पीशीज ने आपस में रिएक्ट करना है, बट नेगेटिव होने का तो कोई सेंस नहीं। ठीक है, तो मॉलिक्युलैरिटी नेगेटिव भी नहीं होगी और 0 भी नहीं होगी, ये पॉजिटिव वैल्यूज ही आती हैं, बट ऑर्डर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव वैल्यू होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है। क्लियर।